हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पेपर 2018 का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम आपको यूपी पीसीएस 2018 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जिनका हम विस्तृत रूप से हल भी आपको बताएंगे, जिससे आपके एक ही प्रश्न से चार प्रश्न, 4 या 5 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें हम आपको जो प्रश्न है इसके डिटेल में बताएंगे और उस प्रश्न के डिटेल से वनडे एग्जाम के जैसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने वीडियो ओपन किया है तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यूपी पीएससी प्रीलिम्स पेपर 2018। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आप हमारे चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु बाय उमाकांत सर को जल्द ही आप सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें और उसमें ऐड हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ज़रूरी होता है कि हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम यूपीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी बात होता है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तो प्रश्न 1 हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग सुनना। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर टर्म है नहीं है, तो इनमें से 3 सही सुमेलित होंगे, एक कौन सा नहीं सुमेलित है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें ये स्थान और इधर नेतृत्व दिया गया है। ये बात हो रही है यहाँ पर 1857 की क्रांति की, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व संभलपुर में किया था उसने किसने किया था? सुरेंद्र शाह ने किया था। सुरेंद्र शाह ने किया था। ठीक है, सुरेंद्र शाह ने संभलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके अलावा बी जो है गंजाम में राधा कृष्ण दंडसेन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, यानी कि ए और बी अभी तक हमारे सही निकल चुके हैं। सी जो है कश्मीर में किसने नेतृत्व किया था? गुलाब सिंह, बिल्कुल सही। गुलाब सिंह ने कश्मीर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए सी वाला भी सही हो गया, तो जाहिर सी बात है डी वाले में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो लखनऊ में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, वो किया था लियाकत अली ने नहीं किया था। लियाकत अली ने नहीं किया था, तो किसने किया था? लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लेकिन ये इसमें गलत दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझना है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए संबलपुर में सुरेंद्र शाह ने किया था, सही है। बी गंजाम में राधा कृष्ण दंडसेन ने किया था। सी कश्मीर में गुलाब सिंह ने किया था। और डी जो लखनऊ है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। तो देखिए यहाँ से आपका एक तो ये प्रश्न क्लियर हुआ, इसके साथ ही 4 प्रश्न और आपके यहाँ से बन गए। कैसे पूछ लिया जाएगा? संभलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर सुरेंद्र शाह हो जाएगा। इसी प्रकार से इन चारों में से एक एक करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे आपके 4 प्रश्न क्लियर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किस अंग्रेज ने कांग्रेस को, देखिए टाइपिंग में थोड़ा गलती हुई है, हम आपको सही प्रश्न पढ़ रहे हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस, अंग्रेज नहीं है यहाँ पर कांग्रेस आएगा। ठीक है, किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था?
तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इससे हम आपके कई प्रश्न आपके क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस की बात हुई है, यहाँ पे अंग्रेज नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात हुई, किसने कांग्रेस का उपहास किया था, ठीक है। तो सबसे पहले कांग्रेस के विषय में थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका जो स्थापना किया था वो किसने किया था, एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम था ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। इन्होंने स्थापना इसका इनको श्रेय दिया जाता है। और स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर, कब, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके साथ ही इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना किस कॉलेज में हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई। कौन सा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में हुआ था। और ये जो अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, इसमें 72 लोगों ने, कितने, 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। और इस समय जब कांग्रेस का गठन किया गया तो इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था ये गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका जो कार्यकाल है वो 1884 से 1888, 1884 से 1888 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा। अब देखिए जो लॉर्ड डफरिन ने जो शब्द कहे थे कांग्रेस के विषय में, वो क्या कहा था, इन्होंने कहा था कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। फिर से देखिए मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या अत्यधिक कम है या जिसकी संख्या बहुत ही कम है या सूक्ष्म है, ठीक है। ये तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। अब बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने भी कहा था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने भी, इन्होंने भी कुछ कहा था कांग्रेस के विषय में। इन्होंने कहा था भारत में रहते हुए, लॉर्ड कर्जन ने कहा था भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं कांग्रेस को शांतिपूर्वक, कैसे, शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यानी कि कांग्रेस का अंत देखना चाह रहे थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के विषय में भी एक कथन इन्होंने भी कहा था। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, साथ ही इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और उसमें कहाँ कितने लोग सम्मिलित हुए थे, और वो कॉलेज जहाँ पर इसका अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं बहती, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ए गोदावरी, बी ताप्ती, या इसी को तापी रिवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तापी रिवर भी कहते हैं, सी कावेरी, डी कबाम। अब देखिए कावेरी की सहायक नदी कबाम है और गोदावरी जो है ये आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, सी कावेरी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, कबाम जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। तो आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी तापी। तापी यानी ताप्ती नदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है,
ये जो ताप्ती रिवर है ये निकलती है एमपी से। कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। और एमपी में कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले के एक बैतूल जिला में मुल्ताई नाम का स्थान पड़ता है। कौन सा? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और ये मुल्ताई स्थान है ये काफ़ी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश से बहती हुई गुजरात में जाती है और खंभात की खाड़ी में, कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में ये निकास इसका होता है। खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी किस साइड में है? अरब सागर की ओर है। ठीक है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और ये कितने राज्यों में बहती है? ये मध्य प्रदेश में भी बहती है और महाराष्ट्र में भी बहती है। उसके बाद में गुजरात में, एमपी यानी कि एमपी, एमएच और जीजे, गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। उनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? तो सबसे ज़्यादा बहती है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बहती है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 4। देखो इसको मैच करना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 4 को क्या करना है? मैच करना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। नहीं है, इस पर खासकर ध्यान देना है। ए ऑप्शन, ए जो है अदीना मस्जिद मांडू में स्थित है क्या? अभी देखेंगे। लाल दरवाजा मस्जिद है ये जौनपुर में है, ये तो भाई सही है। दाखिल दरवाजा जो है ये गौड़ में है, ये भी सही है। डी जो है तीन दरवाजा, ठीक है, तीन दरवाजा जो है अहमदाबाद में स्थित है भाई, ये भी सही है। तो सही आंसर यानी कौन है? ए जो है इसका सही आंसर है। अदीना मस्जिद जो है मांडू में स्थित नहीं है, ये स्थित है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के पंडुआ नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था वो सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था 1360 ईस्वी में। कब? 1360 ईस्वी में करवाया था। और ये इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं। कितने? 400 गुंबद हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है। ठीक है, यही सिकंदर शाह की कब्र भी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है सिकंदर शाह की कब्र स्थित है तो पंडुआ सही आंसर होगा, या वेस्ट बंगाल है तो ये सही आंसर होगा। और अगर मस्जिदों के नाम दिए हैं तो अदीना मस्जिद आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर उम्मीद करता हूं आप सबको पता भी होगा, लेकिन चलिए थोड़ा और हम जानेंगे इस क्वेश्चन में कि कितनी है, ज़्यादा है तो कितनी है और टोटल कितनी है, इस पर भी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन देखते हैं। ए महाराष्ट्र है। क्या महाराष्ट्र है? चलिए है अभी, लेकिन आंध्र प्रदेश है कि? आंध्र प्रदेश भी है भाई, लेकिन अब महाराष्ट्र गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की ज़्यादा है महाराष्ट्र से। केरल इसकी कम है। गुजरात, डी गुजरात। देखिए आंसर आपका मिल गया, आंसर है आपका गुजरात। आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात इसका सही आंसर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का गुजरात है। ठीक है, और भारत की कुल जो तटरेखा है वो कितनी है? कुल तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से गुजरात की जो है, गुजरात की है 1214.70 किलोमीटर गुजरात की है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन आता है? ये पहले नंबर पे हो गया 1214.70। दूसरे नंबर पे ये हो गया आंध्र प्रदेश आपका। आंध्र प्रदेश की कितनी है? आंध्र प्रदेश की है 973, लगभग 973 किलोमीटर, लगभग 973 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ये 3rd नंबर पे आता है और इसकी है 652
किलोमीटर, ठीक, लगभग में कुछ दशमलव में भी है। उसके बाद में ये चौथे नंबर पे आएगा केरल। केरल की बहुत कम है, 569 ही है। कितनी है? 569.70 किलोमीटर केरल की है। तो इसे आपका अगर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्रम भी आपका लगाने को दिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ऐसे ही डायरेक्ट वनडे की तरह एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सबसे अधिक किसकी है, कितनी है, भारत की कुल कितनी है? भारत की कुल है 7516, फिर से मैं बता रहा हूँ 7516.6 किलोमीटर। उनमें से सबसे ज़्यादा है गुजरात की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है आपका दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल। दिल्ली में एक पुराना किला है, ठीक है, पुराना किला पुरानी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल, कौन सा? खैरुल मंजिल नामक मस्जिद, एक खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद है, ठीक है, खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद है, का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में आपको ये पता चला कि खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद है, ये सबसे पहले आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में अब देखते हैं किसने इसका निर्माण कराया था। ए ऑप्शन है हमीदा बानो, भानु नहीं है, हमीदा बानो या बानो बेगम है, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। बी सलीमा सुल्तान सलीमा बेगम, ठीक है। सी जीजी अंगा, ठीक है। डी माहम अनगा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि माहम अनगा, जिन्होंने अकबर शहंशाह अकबर का लालन पालन पोषण किया था, वही हैं ये माहम अनगा। अगर आप सीरियल देखे होंगे जोधा अकबर तो उसमें भी माहम अनगा को आपने देखा होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दिल्ली में जो पुराना किला है उसके सामने खैरुल मंजिल नाम की एक मस्जिद है, लेकिन वो पहले एक मदरसा हुआ करता था, मदरसा। और इसमें मदरसा, ठीक है, इसमें उस समय जब ये बनवाई गई थी, माहम अनगा ने बनवाया था, तो उस समय ये एक मदरसा ही हुआ करता था जहाँ पर मुगल काल में शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। तो शिक्षा का ये एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, कौन सा? खैरुल मंजिल, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? इसका निर्माण माहम अनगा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। किसने करवाया था? माहम अनगा के द्वारा करवाया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 कूट वाला प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग कूट देखेंगे। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। आर जो है आरंभिक चिश्ती सूफी संत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। देखिए कथन थोड़ा ध्यान से समझना है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। कथन ए तथा कारण दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए तथा कारण दोनों सही, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। मुझे यही वाला सही आंसर लग रहा है, यानी कि बी। अब देखिए वो कैसे, देखिए मध्यकाल जो था उसमें संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ये सही है बिल्कुल। आरंभिक चिश्ती सूफी संत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था कि शौकीन थे, ये भी सही है। लेकिन जो ये यहाँ पर कथन नहीं है, ये है कारण, ठीक है, कारण। ये जो कारण है इसके कारण ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे अपने मंजिल ऑनलाइन गुरु व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर। चलिए प्रश्न नंबर जो 8 है, प्रश्न नंबर 8 वो क्या है? निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का हमें चयन करना है। इनका जो समय काल के हिसाब से हमें इनका क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए व्यवस्थित करना है तो
मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। तो सबसे पहले जो राजा बना था वो कौन था? सबसे पहले जो राजा बना था इन चारों में से वो जहांदार शाह बनता है। जहांदार शाह 1712 से 13 एक साल तक ये राज्य करता है। उसके बाद में कौन बनता है? उसके बाद में जो इनमें से अगर देखा जाए उसके बाद में मोहम्मद शाह बनता है 1719 ईस्वी में। कब? 1719 ईस्वी में। ये काफ़ी समय तक शासन करता है, लगभग 19 साल से भी ज़्यादा शासन करता है। ये 1948 तक शासन करता है। कब तक? 1948 तक शासन करता है। उसके बाद में अहमद शाह का नंबर आता है। अहमद शाह जो था ये मोहम्मद शाह का ही पुत्र हुआ करता था। किसका? मोहम्मद शाह का ही पुत्र हुआ करता था अहमद शाह। उसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह जो था ये 1748 से ये राजा बनता है, 1748 से 64 तक बनता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद में लास्ट में आलमगीर द्वितीय जो था, इस समय प्लासी का युद्ध भी हुआ था आलमगीर द्वितीय के समय में। ये 1754 ईस्वी में, कब? 1754 ईस्वी में शासन संभालता है और 59 तक ये शासन करता है। तो सबसे पहले हमने किसे देखा? कौन राजा बनता है? जहांदार शाह। तो नंबर 1 जहांदार शाह, नंबर 2 मोहम्मद शाह, नंबर 3 अहमद शाह, नंबर 4 आलमगीर शाह। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा? BADC कौन सा आंसर है? बी में दिया हुआ BADC। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, इसी प्रकार से अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सबको आपको देखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई। चलिए, प्रश्न नंबर 9 जो है निम्नलिखित, देखिए इसको भी मैच करना है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इससे हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन कैसे करेंगे? इनमें जो हंटर आयोग दिया हुआ है, ये इंटर नहीं हंटर आयोग है। ठीक है, हंटर आयोग है, फिर फेडरल आयोग है। उसके बाद में वुड का घोषणा पत्र है, कुड नहीं ये वुड होगा। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र, सार्जेंट योजना। तो इनका जो इनको मैच करना है, इनको सही से व्यवस्थित करना है। पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया। तो चलिए मैच करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। हंटर आयोग जो था, हंटर आयोग 1882 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1882 ईस्वी में आया। उसके बाद में फेडरल आयोग जो था ये 1917 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1917 ईस्वी में। वुड ने जो घोषणा पत्र अपना जारी किया था वो 1854 ईस्वी में जारी किया था, क्रांति से पहले 1854। और सार्जेंट योजना जो है ये 1944 में आई थी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन के विषय में हमने देखा, इनका समय देख लिया। अब देखिए इनको सबसे पहले कौन आया तो उसको पहले रखना है, उसके बाद में कौन आया उसके बाद में, इस प्रकार से मैच करना है। तो देखिए 1800 से 2 हैं, 1900 से 2 हैं। तो 1800 वाले में सबसे छोटा कौन है? इनमें से 54 छोटा होता है। तो 1854 को वुड का घोषणा पत्र आया, यानी कि पहले सी हो गया, सी आएगा। उसके बाद में ए आएगा। उसके बाद में अब 1944 ज़्यादा होता है या 1917, तो 1917, तो सी ए बी हो गया और उसके बाद में डी हो गया। अब मैच करते हैं ऑप्शन को, किस ऑप्शन में सी ए बी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ए बी डी सी दिया है, सी बी ए डी, तो लास्ट वाले डी ऑप्शन में सी ए बी डी, तो सी ए बी डी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हंटर आयोग है ये, और हंटर आयोग कब आया था? हंटर आयोग आया था 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। और फेडरल आयोग आया 1917 ईस्वी में। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ 1854 ईस्वी में, और सार्जेंट योजना आई 1944 ईस्वी में। इस प्रकार से आप इनकी डेट को याद कीजिए, सन को,
और इस प्रकार से आपका आंसर डी इसका हो जाएगा। जब आप इनका सन याद कर लेंगे तब आप इसका सही आंसर भी अच्छे से दे सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है ये क्या है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से भी आंसर आपका मिल जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो था इसके द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ किए गए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। कितने, 2। ये आपका एक आंसर मिल गया। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है। ठीक, तो जो बहुत सारे लेख हैं, सारनाथ लेख हैं, बेफनगर लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, ये सारे अभिलेख होते हैं, पत्थरों पर खोद दिए जाते थे, जिनसे हमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए उनके विषय में इनमें से किस अभिलेख के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, सारनाथ अभिलेख, बेफनगर अभिलेख, अयोध्या अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, अयोध्या अभिलेख के द्वारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, किस वंश की, शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश की स्थापना कब की, शुंग वंश की स्थापना इसने बृहद्रथ एक राजा हुआ करता था, इसकी हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या इसने की थी बृहद्रथ की हत्या की थी 184 ईस्वी में। 184 ईस्वी में इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। किस वंश की, शुंग वंश की नींव डाली। और अयोध्या अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। ठीक है, कितने, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 हो गया है, 11 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, इसमें ऐतिहासिक जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उनमें चकला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो चकला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ऑप्शन पर सबसे पहले पढ़ते हैं, परगना के समानार्थी था। परगना के समानार्थी था। परगना देखिए जैसे गांव हमारे यहाँ होते थे, जिला फिर ब्लॉक, और इस समय जिला, ब्लॉक, ग्राम सभा, फिर ग्राम। ठीक है, ये अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, प्रशासन अच्छे से किया जा सके, इसीलिए जिलों को अलग अलग इकाइयों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो चकला शब्द जो था परगना के समानार्थी था, यानी परगना के समान ही एक चकला हुआ करता था। बी सरकार के समानार्थी था। सी सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, डी जो है ऊपर लिखित उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, प्रशासन की। देखिए प्रशासन जो हम लोग इस समय जैसे चल रहा है, हरदोई एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश एक राज्य, इसको कई अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर प्रशासन अच्छे से किया जा सके। ठीक है, उसी प्रकार जिलों को अलग अलग इकाइयों में डिवाइड कर दिया गया, विधानसभा में भी डिवाइड किया गया। ठीक है, ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद में ग्राम सभाओं में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, फिर ग्रामों में डिवाइड किया गया। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। तो प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उस समय मध्यकालीन भारत में प्रत्येक प्रांत को अलग अलग सरकारों तथा जिलों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, प्रत्येक सरकार को परगनों में डिवाइड कर दिया जाता था, प्रत्येक सरकार को परगना में डिवाइड किया जाता था, यानी परगना सरकार से छोटा हुआ करता था। और फिर प्रत्येक परगना को गांव में डिवाइड कर दिया जाता था। किसमें, गांव में डिवाइड कर दिया जाता था, यानी कि गांव जो परगना हुआ करता था, अनेक गांवों का समूह हुआ करता था। और शाहजहां के शासन काल में जो परगना हुआ करते थे, इनको ही मिला करके, कई परगनाओं को मिला करके, किसके शासन काल में, शाहजहां के शासन काल में,
शाहजहां की शासनकाल में कई परगना को मिलाकर के एक नया इकाई बनाया गया जिसको चकला नाम दिया गया। ठीक है, जिसको चकला नाम दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चकला जो है ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चकला सरकार के समानार्थी नहीं था, यानी कि चकला सरकार के बराबर नहीं था, लेकिन कई परगनाओं को मिलाकर के एक चकला बनाया जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये भी देखिए, प्रश्न नंबर जो 12 है ये आपका कूट वाला है। कैसा? कूट वाला है। तो इसको ध्यान से देखना। नीचे 2 कदम दिए गए हैं, 2 कदम नहीं, 2 कूट दिए हैं। कैसे? 2 कूट दिए हुए हैं, सॉरी, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अब इसमें आपको नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे, उसके बाद में कारण भी देखेंगे। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सफल हुए। तो ये तो सही है। कारण, इसका कारण क्या था? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही भाई। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए तो विदेशी आराम से घुसा है हमारे भारत में। समझ पा रहे हैं? अगर राजनीतिक एकता होती उत्तर भारत में तो तुर्क आक्रमण असंभव थे, तुर्क आक्रमण नहीं हो पाते। अगर करते भी तो तुर्क लोग हमारे भारत से हार जाते। तो इसी कारण की वजह से कारण आर यानी कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता न होने के कारण ही भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। इसके साथ ही कारण जो आर है कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, सबसे पहले भारत में जो मुस्लिम शासन की नींव जो डाली वो डाली गजनी ने। ठीक है, गजनी ने, महमूद गजनवी जिसे कहते हैं, इसने गजनी वंश की स्थापना भी की थी। किस वंश की स्थापना की थी? गजनी वंश की। और इसने 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन इसने सफल भारत में तुर्क शासन की नींव नहीं डाल पाई। तुर्क शासन की नींव किसने डाली? तुर्क शासन की नींव डाली मोहम्मद गोरी ने। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, उसमें मोहम्मद गोरी बेचारा हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो होता है ये जीत जाता है। इसी के चलते मोहम्मद गोरी याद रखता है अपनी उस हार को और आगे क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध छेड़ देता है। और इसमें क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान जो था ये बुरी तरीके से हार जाता है। कैसे? बहुत बुरी तरीके से हारता है, बहुत ही बुरी हार होती है। और यहीं से तुर्क शासन की नींव पड़ जाती है भारत में। और फिर आगे तुर्क शासन बढ़ता ही जाता है और एक समय आता है कि पूरे भारत पर लगभग तुर्क शासन स्थापित हो जाता है। तो जब 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी पराजित कर देता है, यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से होती है, मोहम्मद गोरी से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। तो इसका ऑप्शन ए सही था। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कई प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, ग्राफीन जो होता है ये एक प्रकार से कार्बन जो होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कैसा? नैनो रूप है। ठीक है, नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, ग्राफीन जो है ये ग्रेफाइट से ही निकाला गया था और ये
अब ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। अभी हाल ही में यानी कि 2010 की बात है, 2010 की बात है। 2010 में इसकी खोज हुई थी। कब खोज हुई थी इसकी? 2010 में इसकी खोज की गई थी। और किसने की थी? तो 2010 में इसकी खोज अंद्रेजीम और कोस्टेंटीन नोवोसेलोव, हम यहाँ पर नोवोसेलोव केवल लिख रहे हैं, नोवोसेलोव। और इन लोगों को इसकी खोज के कारण ही इसकी खोज की, और इसी के चलते 2010 का जो भौतिकी का नोबेल था, भौतिकी का नोबेल, ठीक है, भौतिकी का नोबेल भी इन लोगों को दिया गया 2010 का, ठीक है। ये जो ग्रेफीन होता है ये स्टील धातु से 200 गुना मजबूत होता है, स्टील धातु से 200 गुना मजबूत होता है। इसके साथ ही यह जो विद्युत होता है उसका भी एक बहुत ही अच्छा संचालक भी होता है। इसके अलावा ये जो इंसुलेटर का भी कार्य करता है, इंसुलेटर का भी अच्छा कार्य करता है। कौन? ग्रेफीन, ठीक है। ग्रेफीन इंसुलेटर का भी कार्य करता है। तो ग्रेफीन से संबंधित आपके कई क्वेश्चन बन गए। इसकी खोज अंद्रेजीम और कोस्टेंटीन नोवोसेलोव के द्वारा की गई, जिसके चलते इनको अंद्रेजीम और नोवोसेलोव को भौतिकी का 2010 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रेफीन को इन्होंने ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निष्कासित किया था, ठीक है। और ग्रेफाइट को आपको पता है ग्रेफाइट पेंसिल में यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 14? प्रश्न नंबर 14 है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ए निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो ऑप्शन इसमें दिया है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होगा, इस्पात में, ठीक है। इन सब में निर्वात से अधिक, निर्वात, वायु और जल, इन तीनों से अधिक इस्पात का वेग होगा, ठीक है। अब हम कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे, जैसे कांच में ध्वनि का वेग कितना होता है। कांच में ध्वनि का वेग कितना होता है? कांच में 64-20 होता है, 64-20 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अगर Fe यानी कि लोहे में देखें, लोहे में होता है 51-30 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी एल्युमिनियम की, Al की, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में होता है 64-30 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा पारा में, अगर पारा की बात करें, Hg, पारा की बात करें तो पारा में होता है 1450 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में होता है 1269 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वायु की बात करें, एयर की, वायु, तो वायु में कितना होता है ध्वनि की गति? वायु में होती है 322 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होगा? देखिए यह सेम क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, लेकिन चेंज है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? ए कॉस्मिक किरण का, बी प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, डी पराध्वनिक तरंग का। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश। प्रकाश का वेग इन तीनों से अधिक होगा। प्रकाश जो होता है ये निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश किस में चल सकता है? निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और एक ये सीधी रेखा में विचरण करता है। कैसी? एक सीधी रेखा में विचरण करता है। जैसे ये सूरज है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। और आपको मैंने बताया कि निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं, जिन्हें ध्वनि की भांति ही किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ध्वनि को भी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सेम उसी की तरह प्रकाश तरंगें जो होती हैं, इनको भी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में भी चल सकती हैं, अपने इधर भी चलती हैं। देखिए जब तक निर्वात रहता है, सूरज
कि रोशनी निर्वात में रहती, निर्वात से ही होकर पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाती है। तो इससे हमें पता चलता है निर्वात में भी चल सकती हैं और वायुमंडल क्षेत्र में भी चल सकती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कुछ हैं जो सही सुमेलित हैं और एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो रेनेटिंग ये पनीर से संबंधित है, ये सही है। बी जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड से संबंधित है, ये भी सही है। सी गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी सही है। डी ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, गलत है। ओजोन परत जो होती है फ्रेंड्स, ओजोन परत ये किस परत में पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। देखिए वायुमंडल जो है उसको 4 परतों में डिवाइड किया गया है। कितनी? 4 परतों में, ठीक है। सबसे नीचे की जो परत है वो है क्षोभ मंडल, यानी कि इसी को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल आता है। कौन सा? समताप मंडल। और उसके बाद में आता है मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल और उसके बाद में बहिर्मंडल। तो सबसे ऊपर बहिर्मंडल। वैसे मध्य मंडल को आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में मान लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 5 परतें हो रही हैं। तो ठीक है, वैसे मुख्यतः 4 परतों में ही बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल, या आयन मंडल को ही ऊष्म मंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ओजोन परत के विषय में। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 अणु जो होते हैं उन्हीं के मिलने से ये ओजोन परत बनती है। अब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में। अब देखिए ट्रोपोस्फेयर जो होता है इसमें सभी जितने भी आंधी तूफान मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब इसी में होती हैं। कौन सी घटनाएं? मौसमी घटनाएं। ट्रोपोस्फेयर में मौसमी घटनाएं होती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि एरोप्लेन जो होते हैं, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो एरोप्लेन फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं, यानी कि समताप मंडल में ही उड़ते हैं एरोप्लेन, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समताप मंडल एकदम स्वच्छ मंडल है, बिल्कुल शांत मंडल है। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। और ओजोन परत जो होती है इसका महत्वपूर्ण वर्ग क्या है कि जो सूरज से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं वो जब ओजोन परत से होकर गुजरती हैं तो ये शुद्ध होकर निकलती हैं, ठीक है। अगर ओजोन परत ना होती तो सूरज की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरती और हम लोगों की त्वचा पर पड़ती, जिससे कि हम लोगों को स्किन कैंसर होने की पूरी संभावना थी, ठीक है। लेकिन ओजोन परत ईश्वर ने बना दी जिसके कारण हम लोग सूरज के पराबैंगनी किरणों से बच जाते हैं और स्किन कैंसर से हम लोग बच जाते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। लेकिन ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है एथेन, ब्यूटेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। जो मीथेन गैस होती है ये एक रंगहीन गैस होती है। कैसी? रंगहीन गैस होती है। इसके साथ ही ये गंधहीन भी होती है, इसमें गंध भी नहीं आती है, गंधहीन भी होती है। स्वादहीन होती है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं होती है। और इसके साथ ही पर्यावरण के लिए ये ऊर्जा का अनुकूल स्रोत भी होता है। ये जो गैस होती है प्राकृतिक गैस मीथेन,
ठीक है। ये गैसों का मिश्रण होती है, जो प्राकृतिक गैस होती है उनमें मीथेन जो होती है, मीथेन, ये प्राकृतिक गैस में जो प्राकृतिक गैस मिश्रण होती है, तो प्राकृतिक गैस का जो मिश्रण का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, मीथेन ही है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का भाग मीथेन है और ये मुख्य स्रोत है प्राकृतिक गैस का। ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन ये आपको पता है, ये गैस में जो हम आपकी ये सिलेंडर होता है इनमें भरी होती हैं, लेकिन उसमें ये पूछा जाता है जो आपके घर में सिलेंडर होता है उसमें जब गैस लीक होती है तो उसमें बहुत गंदी बदबू आने लगती है, लेकिन वो बदबू जो गैस उसके अंदर भरी जाती है उसमें नहीं होती है। तो बदबू आने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है सिलेंडर में, जो आप लोग घर में यूज करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं, याद रखना इसे। चलिए प्रश्न नंबर 17 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर है डी, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई, फिर भ्रातृत्व की बात की गई है। तो हमने इससे पहले का जो वीडियो बनाया था मिशन यूपीपीएससी 2021, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने आप लोगों को जो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसको डिटेल में हमने आपको बताया था और पूरा सुनाया भी था। मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी प्रियम्बल को याद कर लें, तो आज फिर से हम आपको प्रियम्बल सुनाएंगे। ठीक है, तो प्रियम्बल सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि ए ऑप्शन में ही 3 दिया हुआ है, तो आंसर आपका 3 ए वाला ही सही हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 हो गए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद में भ्रातृत्व का समानता, फिर उसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानता हो गई। उसके बाद में प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद मीन्स संसद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ठीक है, ये है भारत की संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई और 2 प्रकार के समानता की बात की गई और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था और आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 जो है, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आइंस्टीन को उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, बी प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के लिए, सी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, डी ब्राउनियन गति के या ब्राउनी गति के सिद्धांत के लिए। तो
आइंस्टीन जो है, आइंस्टाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, आइंस्टीन, ठीक है। तो आइंस्टाइन या आइंस्टीन जो थे ये एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए मिला था, ठीक है। और ये कब मिला था? 1921 ईस्वी में मिला था, 1921 ईस्वी में मिला था, ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार की बात है तो थोड़ा नोबेल पुरस्कार के विषय में भी हम आपको बताएंगे। नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके नाम पर शुरुआत हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1930 ईस्वी से हुई है, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत की थी। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये स्वीडन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, स्वीडन अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। इसके साथ ही अल्फ्रेड नोबेल जो थे, अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने किसकी खोज की थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी, जिसका उपयोग बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन जो थे जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इनको किस सिद्धांत के लिए? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, यानी कि इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के विषय में जानकारी दी थी, इसलिए 1921 ईस्वी में इनको भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मैच करने के लिए है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची हम आपके सामने ला रहे हैं, ये आ गई सूची। अब देखिए इसको आपको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो मैच कैसे करोगे? धनंजय और नीलराज उग्रसेन, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णु गोया, ठीक है, इनको मैच करना है उनके राज्य से। तो धनंजय का जो राज्य हुआ करता था वो था कुशतलपुर, धनंजय का राज्य कुशतलपुर हुआ करता था। नीलराज का जो राज्य हुआ करता था वो अवमुक्त हुआ करता था। उग्रसेन जो थे ये कहाँ के राजा थे? ये पलक्का के राजा थे। और बचा डी और 2, विष्णु गोया जो थे ये कांची के राजा थे। कंची लिखा है, ये कांची है, कांचीपुरम वही। तो कांची जो है विष्णु गोया का राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ही आपका आंसर सही हो गया, यानी कि A2 B1 C4। इतना देखते हैं किसमें A2 और B1 A2 B1 सॉरी A3 है, ठीक है, A3 होगा। कुशतलपुर बताया था, धनंजय जो हैं ये कुशतलपुर के थे। A3 B1 C4 D2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। 21 प्रश्न 21, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? एक तो आपका राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल। ये देखिए दोनों एक ही बात है, राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल। राजस्थान का जो मरुस्थल है ये भारत में के राजस्थान में पड़ता है। थार का मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में स्थित है, ठीक है। और ये किसका विस्तार है? तो देखिए राजस्थान मरुस्थल जो है और थार मरुस्थल ये प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का ये विस्तार है, ठीक है। और ये जो भूगोलवेत्ता होते हैं, भूगोलवेत्ता, उनके अनुसार ये जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, इसका निर्माण 70,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने? 70,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये जो 70,000 ये जो समय काल है ये प्लीस्टोसीन युग यानी प्लीस्टोसीन जो काल हुआ करता था उसी में आता है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, यानी कि प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का ही विस्तार है, ठीक है। तो
प्रश्न नंबर 21 हो गया। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न 22, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन को कथन ए और दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कथनों में से कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हमें चुनना है। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे, फिर कारण। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। सही है, ये सही है बिल्कुल, अब वापस ले ली थी। ठीक है। कारण आर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। बिल्कुल शामिल हुई थी, लेकिन इसकी वजह से कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस नहीं ली थी। तो देखते हैं इसके दोनों कारण, कथन और कारण तो दोनों सही है, बट ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही आंसर है, यानी कथन ए तथा कारण, सॉरी ए नहीं सही होगा, बी वाला इसका सही आंसर होगा। कथन और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा कैबिनेट मिशन पर। किस पर? कैबिनेट मिशन पर थोड़ी बात करेंगे। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया और इसमें कितने सदस्य थे, ये बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन के विषय में देखें तो ये 29 मार्च को भारत में आया था। कब? 29 मार्च 1946। 29 मार्च 1946 को ये भारत आया और ये 3 सदस्यीय था। 3 सदस्यीय एक आयोग था जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आपने खूब सुना होगा। दूसरे थे अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। हम लॉरेंस लिख रहे हैं, पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। कौन कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 सदस्य थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में जो कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी। ठीक है, पैथिक लॉरेंस ने उसमें कहा था कि जो कैबिनेट मिशन है इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि भारत के लिए संविधान तैयार करे और संविधान तैयार करने के लिए एक कार्य प्रणाली गठित करे। संविधान तैयार करने के लिए एक कार्य प्रणाली गठित करे, ये उसका एक उद्देश्य था। किसका? कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, लेकिन अगर मुस्लिम लीग जो थी उसने कैबिनेट मिशन में शामिल होना तो स्वीकार कर लिया और 26 जून 1946 को ये कैबिनेट मिशन में शामिल हो गए। लेकिन शामिल होने का मतलब उनका ये नहीं था कि वो भारत में मतलब मिलजुल कर रहना चाह रहे थे, बट उनके अंदर एक स्वार्थ ये था कि वो अपने पाकिस्तान देश की अलग मांग कर रहे थे कैबिनेट मिशन में शामिल होकर के। अंतरिम सरकार जब बनी तो उसमें भी मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 5 प्रतिनिधि। तो इनका भी उद्देश्य ये नहीं था कि भारत के साथ ही रहना चाह रहे हैं। इनका उद्देश्य ये था कि अंतरिम सरकार में रहते हुए वो पाकिस्तान राष्ट्र की अपनी मांग उठा सकें। अगर वो इसमें शामिल नहीं होते तो मुश्किल होता मांग उठाने में। 29 जून 46 को ये कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार हुआ था। तो ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाता है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। तो 29 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया था और 29 जून को 1946 में ही वापस चला गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। कथन तथा कारण दोनों सही है, बट कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासन
के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का अभिलेख है? तो ऑप्शन देखते हैं, खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खारवेल। खारवेल राजा जो थे, खारवेल के राजा, ठीक है, उनके विषय में खारवेल शासन भी हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, उसके विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं उसी पर यह हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस पर कोई भी तिथि अंकित नहीं है, कोई भी तिथि अंकित नहीं है। खारवेल शासन के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख ही है। ठीक है, और इसमें खारवेल के 13 वर्ष की जो उल्लेख है, 13 वर्ष की जानकारी का, जीवन काल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, खारवेल की जो इतिहास है उसको जानने का केवल एकमात्र स्रोत है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये कहाँ पर है? ये उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। कहाँ पर? उदयगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। ठीक है, इसके शासनकाल में जैन जो था, जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 24, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? जो धुआं में आंखों को प्रभावित करता है उनमें से सबसे शक्तिशाली उत्तेज्य या पदार्थ कौन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ओजोन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। यही जो है ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है आंखों को, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला। ठीक है, ये जो है प्रकाश रासायनिक धुएं में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। ठीक है, और आंखों में इससे जलन उत्पन्न हो जाती है। आंखों में क्या उत्पन्न हो जाती है? जलन उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एफ नहीं है ये, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा, जे.वी. नालिकर के द्वारा, सी.वी. रमन के द्वारा, एस. बोर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग की ही किताब का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यह इसका प्रकाशन हुआ था 1988 ईस्वी में। कब? 1988 ईस्वी में पहली बार की किताब प्रकाशित हुई थी और इसमें इन्होंने ब्रह्मांड के विषय में जानकारी दी है। किसके विषय में? ब्रह्मांड के विषय में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी किताब का नाम है? स्टीफन हॉकिंग की किताब का नाम है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, चूँकि 1 घंटे से भी बड़ा हो गया है, 1 घंटे 2 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन 25 क्वेश्चनों के से आपके लगभग 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखना और लाइक, अच्छा लगे तो लाइक यार जरूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही गर्मी में बैठकर मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की इसकी दूसरी सीरीज के साथ, जिसमें 25 और क्वेश्चन होंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2018 से संबंधित। तो देखते रहिए मंजिल ऑनलाइन गुरु। तब तक के लिए नमस्कार।